हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, जिसमें पढ़ेंगे एजुकेशनल एम्स, शैक्षिक उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। ये बीएड तीसरा सेमेस्टर के लिए है और डीडीयू गोरखपुर या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से आप लोग बीएड कर रहे हैं तो आप लोग के लिए भी ये क्लास जो है यूजफुल है। आज का क्लास जो है वो छठा क्लास है। इससे पहले जो पांच क्लास है हम लोग कर लिए हैं। अभी तक आपने प्रीवियस ईयर के क्लासेस नहीं देखे हैं वो जरूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा। आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए एकदम बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र का मतलब क्या है कि आपको सबसे ज़्यादा समझना है, उसमें पेडागोजी सबसे ज़्यादा आपको पढ़कर उसको समझने की कोशिश करना है और उसी की बेस पर आपके जो प्रश्न बनेंगे। तो आइए समझने के और जानने की कोशिश करते हैं। एजुकेशनल एम्स, शैक्षिक उद्देश्य। तो शैक्षिक उद्देश्य जो है इसमें अनेक विषयों में शिक्षण द्वारा हम बालक का सर्वांगीण विकास करते हैं। बालक का बौद्धिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम में हम अनेक विषयों को समाहित करते हैं, जिनके द्वारा देश काल के अनुरूप बालक का विकास संभव होता है। शिक्षा के इन उद्देश्यों को हम शैक्षिक उद्देश्य कहते हैं और शिक्षा के इन्हीं उद्देश्यों को हम क्या कहते हैं तो शैक्षिक उद्देश्य कहते हैं। शैक्षिक उद्देश्य तथा पर्याप्य शिक्षण उद्देश्य पर्याप्य शिक्षण उद्देश्य छात्रों के मन में भ्रम उत्पन्न होते हैं। जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्षेत्र की दृष्टि से व्यापक होते हैं। जीव विज्ञान के अगर दृष्टि से देखा जाए तो इसका उद्देश्य जो होता है वो व्यापक होता है क्षेत्र और अर्थ में विस्तृत, जैसे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास आदि। जीव विज्ञान शिक्षण के इन उद्देश्यों का विकास जो है वो वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास आदि जीव विज्ञान शिक्षण के उन उद्देश्यों के जिन्हें प्रायः सामान्य उद्देश्य कहा जाता है। जीव विज्ञान के कई वर्ष के अध्ययन के पश्चात प्राप्त कर पाते हैं। विज्ञान का संपूर्ण कार्यक्रम जो है इन उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होता है और विज्ञान का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है इन उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होता है। और पर्याप्य उद्देश्य जो क्या है, पर्याप्य शिक्षण उद्देश्य जो है वो बालक के द्वारा प्राप्त सफलता है, जबकि समस्त शिक्षा प्रक्रम उद्देश्य की प्राप्ति की ओर प्रयत्नशील होता है। और समस्त शिक्षा का प्रक्रम जो है वह उद्देश्य की प्राप्ति की ओर प्रयत्नशील है। आइए अब उद्देश्य और पर्याप्त शिक्षा के अंतर को जान लेते हैं। कहते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। उद्देश्य और पर्याप्त उद्देश्य में अंतर अगर देखा जाए, डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में इसका अंतर देखते हैं। उद्देश्य और पर्याप्त उद्देश्य में निम्न प्रकार के अंतर किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट जो है उद्देश्य शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षा निर्देशन का कार्य करते हैं, जबकि पर्याप्त उद्देश्य किसी उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा है। पर्याप्त उद्देश्य जो है किसी उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा है। सेकंड जो है पर्याप्त उद्देश्य विद्यालय कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि सामान्य उद्देश्य को केवल विद्यालय कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किया जाना संभव नहीं है। और विद्यालय कार्यक्रम जो है सामान्य उद्देश्य जो है वह केवल विद्यालय कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किया जाना संभव नहीं है। तीसरा पॉइंट करें कि शिक्षा के उद्देश्य कक्षा में तथा कक्षा के बाहर शिक्षा प्रक्रम का दिशा निर्देश देते हैं। क्या कह रहा है कि शिक्षा के जो उद्देश्य है वो कक्षा में तथा कक्षा के बाहर शिक्षा प्रक्रम का दिशा निर्देश देते हैं। शिक्षा के उद्देश्य प्रत्येक विषय के एक से होते हैं, जबकि पर्याप्त उद्देश्य विषय की प्रकृति के अनुरूप बदल जाती है। और पर्याप्त उद्देश्य जो है यह विषय की
प्रकृति के अनुरूप बदल जाती है, या प्रकृति के अनुरूप क्या होती है, बदल जाती है। पर्याप्त उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्यों के अंग है। क्या कह रहा है कि पर्याप्त उद्देश्य जो है वो शिक्षा के उद्देश्य के अंग है। पर्याप्त उद्देश्य की प्राप्ति किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता की एक सीढ़ी है। क्या है, तो किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति की सफलता की एक सीढ़ी है। उद्देश्य के व्यापक होने का कारण पाठ्य वस्तु के चयन में कठिनाई आती है, जबकि पर्याप्त उद्देश्य पाठ्य वस्तु के चयन में सहायक होते हैं तथा अध्यापक के शिक्षण में भी सहायता पहुंचाते हैं, और अध्यापक के शिक्षण में भी सहायता पहुंचाते हैं। ये था उद्देश्य और पर्याप्त उद्देश्य के अंतर। अब हम लोग देखते हैं शैक्षिक उद्देश्य की आवश्यकता क्या है। तो शैक्षिक उद्देश्य की आवश्यकता के बारे में हम लोग देख लेते हैं। शैक्षिक उद्देश्य की आवश्यकता, नीड्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्ट्स जो है, इसकी आवश्यकता जो है वो निम्नलिखित है। शिक्षण उद्देश्य दिशा निर्देश करते हैं, और शिक्षण के जो उद्देश्य है, शैक्षिक उद्देश्य की आवश्यकता जो है, यह क्या करते हैं, तो शिक्षण उद्देश्य की क्या करते हैं, दिशा निर्देश करते हैं। एक लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए एक दिशा देते हैं, एक दिशा निर्देशन क्या करते हैं, निर्धारित कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक होते हैं। शैक्षिक उद्देश्य जो होते हैं वो पाठ्यक्रम के निर्माण जब किया जाता है तो उसमें क्या होते हैं, सहायक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण अनुभव के नियोजन में सहायक होते हैं, और शिक्षण के अनुभव जो है उसके नियोजन में भी सहायक होते हैं। मूल्यांकन के लिए आधार प्रदान करते हैं। जब आप बच्चे के मूल्यांकन कीजिएगा तो उस वक्त भी क्या करते हैं, शैक्षिक उद्देश्य जो है मूल्यांकन के में भी एक आधार प्रदान करते हैं। शिक्षण के विभिन्न तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं, और शिक्षण के विभिन्न तत्वों के बीच क्या करते हैं, तो सामंजस्य स्थापित करते हैं। ये हमने देखा शैक्षिक उद्देश्य की आवश्यकता। आइए अब जानते हैं शिक्षण उद्देश्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल एम्स के बारे में। शिक्षण उद्देश्य का वर्गीकरण, शिक्षण उद्देश्य का वर्गीकरण जो है वह 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन सा, पहला किया गया है प्रभावात्मक, पहला जो है प्रभावात्मक पक्ष, इफेक्टिव डोमेन जिसको कहा जाता है। दूसरा पक्ष जो है मनोगत्यात्मक पक्ष को इसको कहा जाता है इंग्लिश में साइकोमोटर डोमेन। और तीसरा पक्ष इन्होंने जो बताया, तीसरा पक्ष जो है वो है संज्ञानात्मक पक्ष। क्या है, तीसरा पक्ष जो है संज्ञानात्मक पक्ष जिसको कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। तो प्रभावात्मक पक्ष, मनोगत्यात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, ये शैक्षिक उद्देश्य को 3 भागों में इसको विभाजित किया गया था। संप्रेषण की सुविधा के लिए विभिन्न शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण कर लिए। आइए प्रभावात्मक पक्ष, मनोगत्यात्मक पक्ष और संज्ञानात्मक पक्ष के बारे में अच्छे से जानते हैं। प्रभावात्मक पक्ष को अगर देखा जाए तो प्रभावात्मक पक्ष जो है इस क्षेत्र में अभिवृत्ति, मूल्यों, रुचि तथा प्रशंसा से संबंधित उद्देश्य जो है इसमें निहित होते हैं। इस वर्ग को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रभावात्मक पक्ष को 5 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। आइए जानते हैं जो 5 पक्ष जो है वो कौन कौन सा है। प्रभावात्मक पक्ष, इफेक्टिव डोमेन जो है इस क्षेत्र में अभिवृत्ति, मूल्यों, रुचि तथा प्रशंसा से संबंधित उद्देश्य निहित होते हैं। क्रेथेबाल, ब्लूम तथा मोरिया के अनुसार द इफेक्टिव डोमेन इंक्लूड दोज ऑब्जेक्टिव विच आर concerned with change in interest, attitude and value on the development of appreciations and adjustments। किन्होंने दिया था, क्रेथ, बाल, ब्लूम तथा मोरिया के अनुसार भावात्मक पक्ष में रुचि, अभिवृत्ति एवं मूल्यों के परिवर्तन और प्रशंसा तथा सामंजस्य के विकास से संबंधित शैक्षिक उद्देश्य है। इस पक्ष में प्रमुख रूप से निम्न 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो ग्रहण, रिसीविंग जिसको कहा जाता है, ग्रहण किया जाता है।
अनुक्रिया रिस्पॉन्डिंग, अनुमूलन वैल्यू, संगठन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन, और पांचवा जो है मूल्यों के द्वारा व्यक्तिकरण, कैरेक्टराइजेशन बाय वैल्यू या वैल्यू कैंडिडेशन। ये था प्रभावात्मक पक्ष के बारे में। अब हम लोग देखते हैं मनोगत्यात्मक पक्ष के बारे में। साइकोमोटर डोमेन, मनोगत्यात्मक पक्ष में अगर देखा जाए तो इस पक्ष में मैनुअल एंड मोटर से संबंधित कौशल शिक्षण उद्देश्य आते हैं। सिम्पसन एंड विक्टर ने क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य के वर्गीकरण का प्रयास किया है। डॉक्टर R.H. दुबे के अनुसार इस क्षेत्र में प्रमुख उद्देश्य इन्होंने निम्नलिखित है: प्रारंभिकीकरण, कार्य करना, फिर सूक्ष्म निश्चितता, स्पष्ट उच्चारण करना, स्वाभाविकरण। मनोगत्यात्मक पक्ष में किन्होंने दिया था? डॉक्टर H. दुबे के अनुसार इन्होंने निम्नलिखित प्रकार से उद्देश्य बताए थे। और देखा जाए तो अध्यापकों के शिक्षण उद्देश्य के निर्धारण में प्रायः ज्ञातात्मक पक्ष के ही आवश्यकता पड़ती है। ज्ञातात्मक पक्ष का वर्गीकरण जो है वो भली भांति प्रकार से किया जाता है। इसको जो है भली भांति प्रकार से अगर किया जाता है। तीसरा पक्ष देख लेते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन जो है, संज्ञानात्मक पक्ष को देखा जाए, कॉग्निटिव डोमेन के पक्ष को देखा जाए तो संज्ञानात्मक क्षेत्र बालक के ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित है। इसमें बालक जीव विज्ञान के नवीन तथ्यों, सूचनाओं, घटनाओं तथा सिद्धांतों की जानकारी प्राप्त करता है। इनमें स्मरणीय अभिज्ञान की प्रक्रिया सक्रिय रहती है। प्रो ब्लूम तथा इसके सहयोगी ने सन 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र में 6 उपभागों में विभाजित किया था। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। किसने? तो ब्लूम तथा इसके सहयोगी ने। कब? तो 1956 में। और क्या दिए थे? तो उपभागों में इन्होंने विभाजित किए थे। कितने? तो 6 उपभागों में, संज्ञानात्मक क्षेत्र के 6 उपभागों में इन्होंने विभाजित किए थे। कौन कौन सा? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, नॉलेज, कंप्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवोल्यूशन। सबसे अंतिम में मूल्यांकन है। इसको क्रम में आप लोग याद कीजिएगा। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, फिर संश्लेषण, उसके बाद से मूल्यांकन किया जाता है। किस में? तो संज्ञानात्मक पक्ष में। और किसने दिया था? तो ब्लूम और उनके सहयोगी ने। कब? तो 1956 में। और कितने? तो 6 थे। कौन कौन सा? तो ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ये था शैक्षिक उद्देश्य के बारे में। जीव विज्ञान से संबंधित शैक्षिक उद्देश्य के बारे में हमने देखा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे रॉबर्ट मेगर विधि का रहेगा। रॉबर्ट मेगर विधि, रॉबर्ट मेगर विधि और रॉबर्ट मिलर विधि, ये भी ध्यान दीजिएगा। मेगर विधि और मिलर विधि, रॉबर्ट मेगर विधि और रॉबर्ट मिलर विधि और रॉबर्ट मिलर विधि और रॉबर्ट मेगर विधि। तो रॉबर्ट मिलर विधि और मेगर विधि के अंतर को देखेंगे। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मेगर विधि और मिलर विधि के बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग का यही रहेगा, मेगर विधि और मिलर विधि, रॉबर्ट के विधि जो है। आपको सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी आपके प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।